Good morning, everybody. Welcome to Priyanka Career Hub. My name is Priyanka Punjabi. I welcome you all in this session. आज हम एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे एंड एमसीक्यू सीरीज के क्वेश्चन के साथ में हम उसका डिटेल में एनालिसिस भी करने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज डेली 8 PM पे लाइव क्विजेस मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। एंड फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। एंड क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बायलिंगुअल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एंड क्वेश्चन नंबर 1, which of the following core values among the institution of higher education are promoted by the NAC? NAC का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड अपग्रेडेशन काउंसिल। तो नेक की कोर वैल्यूज आपसे पूछी गई है क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए, कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट। बी, फॉस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसी अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, inculcating a value system among students and teachers, promoting the optimum utilization of infrastructure। तो फ्रेंड्स, नेक जो है नेशनल असेसमेंट एंड अपग्रेडेशन काउंसिल, ये ऑटोनोमस बॉडी है जो एस्टेब्लिश हुई थी 1994 में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के रिकमेंडेशन और रिस्पांस को ये जो है प्रमोट करती है। 94 में नेक एस्टैब्लिश हुई थी, ऑटोनोमस बॉडी है जो हमारे इंडिया के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अक्रेडिटेशन प्रोवाइड करती है। सो आइए हम एमसीक्यू ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। यस, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होगा। ये कंट्रीब्यूट करता है नेशनल डेवलपमेंट में, ग्लोबल कॉम्पिटेंसी जो है फोस्टर करता है, उसको प्रमोट करता है। एंड इनकलकेटिंग अ वैल्यू सिस्टम अमंग द स्टूडेंट्स एंड टीचर, यस इनकलकेट करता है टीचर एंड स्टूडेंट्स के वैल्यू सिस्टम को। एंड जो है फ्रेंड्स, प्रमोटिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट नहीं करता है। नेक का जो वर्क होता है, कोर वैल्यूज जो होती है, एक्सेलेंस प्रोवाइड करना हायर एजुकेशन के फील्ड में, डेवलपमेंट करना, टीचर एंड स्टूडेंट्स की कोर वैल्यूज को स्टैब्लिश करना। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको कोर वैल्यूज ऑफ नेक दे दी है। कोर वैल्यूज ऑफ नेट, कंट्रीब्यूट करता है नेशनल डेवलपमेंट में, ग्लोबल कॉम्पिटेंसी को फॉस्टरिंग करता है, इनकलकेट करता है टीचर एंड स्टूडेंट्स के वैल्यू सिस्टम को, एंड प्रमोटिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू टीचिंग और न्यू पेडागोजी के थ्रू स्टूडेंट एंड टीचर को न्यू टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना हायर एजुकेशन के सेक्टर में, एनक्वेस्ट एंड एक्सीलेंस को प्रमोट करता है नेक। तो ये जो है नेक की कोर बॉडीज है। ये स्टैब्लिश हुआ था 1994 में इन रिस्पॉन्स टू द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। नेट जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है जो फंडेड, उसको जो फंडेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है। यह इवैल्यूएट करता है परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। इंडिया में जितनी भी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, उनकी परफॉर्मेंस को असेस करता है, इवैल्यूएट करता है एंड इवैल्यूएट करके उनको अक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है। तो आपने देखा होगा नेक की कमिटी कॉलेज में आती है, वहां पर वो उनको उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस टाइप से नेक जो है यूनिवर्सिटीज की परफॉर्मेंस को असिस्ट करके उनको अक्रेडिटेशन मींस ग्रेड प्रोवाइड करता है। तो नेक जो है ग्रेड इंस्टीट्यूशन जो है 8 ग्रेड लीडर्स इसमें होते हैं। सो 1 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। So the field of study which uses role-playing simulation and self-evaluation as a strategy for adult learner is known as, adult learner की जो strategy होती है हम उसको बोलते हैं एंड्रोगॉजी। तो जहां पर स्टूडेंट जो है रोल प्ले करता है, मीन कुछ चीजों को सीखता है, सिमुलेशन करता है, सेल्फ इवैल्यूएशन करता है, तो वो होता है एंड्रोगॉजी। अडल्ट से रिलेटेड जो एजुकेशन होती है, अडल्ट से रिलेटेड जो लर्निंग होती है, वो एंड्रोगॉजी होती है। सो फ्रेंड्स, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था आपसे कि हु इज द फादर ऑफ एंड्रोगॉजी। तो एंड्रोगॉजी के जो फादर है वो माल्कम नोबल्स हैं। इन्होंने 5 अजम्पशंस दी थी एंड्रोगॉजी से रिलेटेड।
तो 5 assumptions हैं: सेल्फ कॉन्सेप्ट, readiness to learn, orientation to learning, motivation to learn, adult learner, experience। तो अडल्ट से रिलेटेड जो लर्निंग होती है वो एंड्रोगॉजी होती है। मार्कल नॉवेल्स इसके फादर हैं। इन्होंने कहा था कि अडल्ट जो है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन सेल्फ सीखता है, रेडी होता है लर्न करने के लिए, ओरिएंटेशन ऑफ द लर्निंग, मोटिवेशन टू लर्न, उसे जो है मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही मोटिवेट होता है लर्न करने के लिए। अडल्ट लर्नर जो है वो अपना एक्सपीरियंस करके ही चीजों को सीखता है। तो ये जो है थ्री लर्नर कंपैरिजन ऑफ द थ्री पेडागोजी, एंड्रोगॉजी एंड हुटागोजी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लर्नर जो होता है वो पेडागोजी वो चाइल्ड से रिलेटेड होती है, लर्नर डिपेंडेंट होता है टीचर के ऊपर। तो पेडागोजी टीचर सेंटर्ड टीचर ड्राइवन जो है एक्टिविटी है। एंड्रोगॉजी में अडल्ट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, टीचर अडल्ट एंड टीचर दोनों का ही कंट्रोल होता है। यहाँ ये स्टूडेंट एंड टीचर सेंट्रिक होती है, बट पेडागोजी टीचर सेंट्रिक होती है, चाइल्ड जो है वो टीचर के ऊपर डिपेंड होता है। हुटागोजी इंटरडिपेंडेंट होता है, चाइल्ड यहाँ पर टीचर एंड लर्नर प्रोवाइडेड लर्नर नेगोशिएट द पाथ। तो यहाँ पर लर्नर जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। प्रॉब्लम को सॉल्व मींस क्रिटिकल थिंकिंग लर्नर की यहाँ पर स्टैब्लिश होती है हुटागोजी में। यहाँ पर लर्नर स्कूल से नेक्स्ट लेवल को गेन करता है। फॉर एग्जांपल 8th क्लास में है तो 9th क्लास में जाएगा तो नेक्स्ट लेवल को गेन करता है। ड्राइव टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, अडल्ट एंड्रोगॉजी में लर्नर की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होती है। लर्निंग पोटेंशियली अनप्लान्ड और नॉन लीनियर, तो हुटागोजी में लर्निंग जो है वो अनप्लान्ड होती है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है हुटागोजी। सब सब्जेक्ट सेंटर प्रिस्क्राइब होती है, यहाँ पर प्रॉब्लम सेंटर प्रिस्क्राइब होती है। लर्नर को यहाँ पे पेडागोजी में लर्नर को सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट पे सेंटर होती है, टास्क प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है एंडोगोजी। प्रोएक्टिव एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है हुटागोजी। पेडागोजी में लर्नर जो है एक्सटर्नल मोटिवेशन से जो है मोटिवेट होता है, बिकॉज स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, उन्हें हमें मोटिवेट करना होता है कि अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, अगर तो फिर हम आपको चॉकलेट देंगे या फिर कोई गिफ्ट देंगे। तो लर्नर को एक्सटर्नल मोटिवेशन की नीड होती है पेडागोजी में। बट एंडागोजी में लर्नर अडल्ट हो जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उन्हें किसी को मोटिवेट करने की नीड नहीं होती, वो इंटरनली मोटिवेट होते हैं कि अगर मैं इस एग्जाम को क्रैक करता हूँ तो मुझे जॉब मिल जाएगी, मेरी एम्प्लॉयबिलिटी मिल जाएगी, मुझे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो दैट मीन्स कि लर्नर एंड्रोगॉजी में खुद इंटरनली मोटिवेट होता है। एंड हुचागोजी में सेल्फ इफिकेसी ड्राइवन, यहाँ पर लर्नर को इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं, वो सेल्फ इफिकेसी ड्राइवन होता है। तो ये था हमारा पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड हुटागोजी। तो पेडागोजी में लर्नर इंडिपेंडेंट होता है, एंड्रोगोजी में इंडिपेंडेंट एंड हुटागोजी में इंटर डिपेंडेंट। चाइल्ड से रिलेटेड है पेडागोजी, एंड्रोगोजी अडल्ट से रिलेटेड है, एंड हायर एजुकेशन से रिलेटेड है हुटागोजी। सो फ्रेंड्स आंसर हम देख लेते हैं। तो फील्ड जहां पर लर्नर सेल्फ इवेलुएशन करता है, जो मैंने 5 अजम्पशंस आपको बताए, सेल्फ अजम्पशन करता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट को सीखता है, कोर लर्निंग एक्सपीरियंस अडल्ट लर्निंग एक्सपीरियंस करके सीखता है, तो ये होती है एंड्रागॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। Given below some characteristics of logical arguments, select the code which express a characteristic which is not a inductive in nature। इसमें से ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सा इंडक्टिव इन नेचर नहीं है। तो कंक्लूजन इज क्लेम टू फॉलो इट्स प्रोमाइसेस, जहां पर कंक्लूजन जो है वो क्लेम करता है प्रोमाइसेस को, तो वो इंडक्टिव होता है। द कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन कैजुअल रिलेशन, रिलेशन की बात आती है तो वो इंडक्टिव रीजनिंग होती है। The conclusion is conclusively follow from its premises। तो फ्रेंड्स जब कंक्लूजन उसके प्रोमाइसेस को फॉलो करता है तो वो इंडक्टिव नहीं, वो डिडक्टिव रीजनिंग होती है। डिडक्टिव रीजनिंग, कंक्लूजन, अगर कंक्लूजन ट्रू है, प्रोमाइसेस भी, प्रोमाइसेस अगर ट्रू है तो कंक्लूजन मस्ट बी
ट्रू होना चाहिए। दैट मीन्स कि प्रोमाइसेस अगर फॉल्स है तो कंक्लूजन भी फॉल्स होगा। तो ये होती है डिडक्टिव रीजनिंग। तो इसमें से आपको बताना था विच इज नॉट अ इंडक्टिव इन नेचर। तो द कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है। तो कंक्लूजन जो बेस्ड होता है वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। तो कंक्लूजन इज कंक्लूसिवली फॉलो फ्रॉम इट्स प्रीमाइसेस इज अ डिडक्टिव रीजनिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड, इंडक्टिव रीजनिंग में हम पहले जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं, देन फिर पैटर्न बनाते हैं, देन हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद में थ्योरी डेवलप करते हैं। बट डिडक्टिव रीजनिंग में डायरेक्टली थ्योरी से हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस से ऑब्जर्वेशन, देन कंफर्मेशन करते हैं। तो ये होती है इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल, ऑल मैन इज मॉर्टल, सम मैन इज मॉर्टल। यहाँ पे हम इसका कंक्लूजन दे देते हैं, सम मॉर्टल इज मैन। तो फ्रेंड्स, डिडक्टिव ये होती है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में कोई भी जो स्टेटमेंट होता है उसका कंक्लूजन होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग में कोई अजम्पशन नहीं होता है, सर्टेन होती है। अगर प्रोमाइसेस ट्रू होगा दैट मीन्स कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। स्टेटमेंट इज फॉल्स दैट मीन्स कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स। ये होती है डिडक्टिव रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 4, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन असर्टेन। सो ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लर्निंग प्रोग्रेस एंड फेल्योर्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस, डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द एंड, कॉज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंस लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम स्टूडेंट और लर्नर की कॉज एंड रेमेडीज जो है वो चेक करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट करके उसको जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, कॉज एंड रेमेडीज ऑफ द परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन होता है। तो यहाँ पर कॉज एंड रेमेडीज का हम पता लगाते हैं, तो सीखने की कारण और उपचार का पता लगाते हैं। सो निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्याओं के कारण इन उपचार को जो है हम फाइंड आउट करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। Which one of the following, next question, which one of the following is the best method of teaching? Which one is the best method of teaching? Lecture, discussion, demonstration and narration. Friends, lecture method में स्टूडेंट पैसिव होता है, टीचर सेंटर्ड मेथड होती है, वन वे अप्रोच है लेक्चर मेथड। इसीलिए लेक्चर मेथड जो है वो बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग नहीं बोल सकते हैं हम, क्योंकि लेक्चर मेथड में स्टूडेंट पैसिव होता है, टीचर एंड स्टूडेंट का इंटरेक्शन नहीं होता है, ओनली टीचर ही एक्टिव होता है एंड टीचर पर स्टूडेंट जो है वो डिपेंड होता है। डिस्कशन इज ऑल्सो नॉट अ फुली बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। डिस्कशन मेथड जो होती है वो इंटरेक्टिव मेथड होती है। डिस्कशन में स्टूडेंट एंड टीचर दोनों का ही इंटरेक्शन तो होता है, बट हम इसको बेस्ट मेथड इसीलिए नहीं बोल रहे हैं बिकॉज डिस्कशन मेथड में कभी कभी जो इन्वायरमेंट है क्लासरूम का वो इनफॉर्मल हो जाता है, तो क्योस क्रिएट हो जाता है, इसीलिए इसे हम बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग नहीं बोल सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन में टीचर जो है स्टूडेंट्स को डेमो के थ्रू, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग प्रोवाइड करता है, टीचिंग प्रोवाइड करता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो बेस्ट मेथड होगी टीचिंग की। नरेशन, नरेशन जो है वो स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड है। नरेट करता है यहाँ पर टीचर, तो यहाँ पर ये भी जो है बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग हम इसको नहीं बोल सकते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन जहाँ पर स्टूडेंट जो है, सॉरी, टीचर जो है स्टूडेंट्स को डेमो सेशन, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाता है चीजों को, प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है, प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई डेमोन्स्ट्रेशन इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग।
क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो रीड इट प्रॉपरली. Which of the following strategies of teaching are learner centered? So कौन सी जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है वो लर्नर सेंटर्ड है. फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं लर्नर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी वो होती है जहाँ पर लर्नर का इन्वॉल्वमेंट होता है, टीचर का इन्वॉल्वमेंट कम होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने स्टूडेंट्स को कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए दिया है या असाइनमेंट स्टूडेंट्स को दे दिया है तो वो जहाँ पर स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है वो लर्नर सेंटर्ड होगी. टीचर का कंट्रीब्यूशन होता है दैट मीन्स कि वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होगी. ऑप्शन नंबर ए साइबरनेटिक्स. बी लेक्चर विद ऑडियो विजुअल एड्स, क्वेश्चन आंसर सेशन, प्रैक्टिकल टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट एंड द ग्रुप डिस्कशन. क्वेश्चन में आपसे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पूछी गई है. साइबरनेटिक का मीन्स होता है कंस्ट्रक्टिविज्म फीडबैक. Cybernetics means a process that will provide constructivism feedback. तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होगा. ये लर्नर सेंटर्ड है जहां पर लर्नर जो है फीडबैक प्रोवाइड करते हैं. एंड लेक्चर विद ऑडियो विजुअल एड. लेक्चर में स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, स्टूडेंट पैसिव होते हैं, टीचर ही ओनली एक्टिव होता है. तो लेक्चर ऑडियो विजुअल एड भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज हमसे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पूछी गई है. क्वेश्चन आंसर सेशन ये भी नहीं होगा. फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर सेशन में जब टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है तो स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट तो होगा. बट जब यूजीसी नेट के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो जो जितने आपको ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट सुटेबल आंसर को हमें फाइंड आउट करना होता है. तो प्रैक्टिकल टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट तो ये दो मेथड ऐसी है जहां पर स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होता है. ग्रुप डिस्कशन भी नहीं होगा. अगर यहाँ पे ऑप्शन जो है ई भी दिया होता तब ग्रुप डिस्कशन भी हम दे सकते थे क्योंकि ग्रुप डिस्कशन भी लर्नर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी होती है. बट हमको यहाँ पर मोस्ट सुटेबल मोस्ट प्रेफरेबल हमको आंसर फाइंड आउट करना है. तो साइबरनेटिक मींस कंस्ट्रक्टिविज्म फीडबैक एंड प्रैक्टिकल टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट. जब स्टूडेंट को प्रोजेक्ट दे दिया जाता है तो टीचर का वहां पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कंट्रीब्यूशन नहीं होता है. टीचर सिर्फ स्टूडेंट्स को गाइड करता है, स्टूडेंट्स ही प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट करते हैं. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. तो साइबरनेटिक इज अ वाइड रेंजिंग फील्ड कंसर्न विद सर्कुलर कैजुअल प्रोसेस सच एज फीडबैक. क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है. ये लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है. गॉड इज ग्रेट बिकॉज ही डज ग्रेट थिंग. दिस इंस्टेंस कमिट्स विच काइंड ऑफ पॉलिसी? एड पॉपुलम, पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन, पॉलिसी ऑफ डिवीजन, प्रिटिशियो, प्रिंसिपी. तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा होगा ये जो है बैगिंग द क्वेश्चन जहाँ पर क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के एक ही चीज को बोला जाता है इसे बोलते हैं हम सर्कुलर. ये ऑप्शन होगा आपका राइट, प्रिटिशियो प्रिंसिपी. बैगिंग द क्वेश्चन बार बार एक ही चीज को आर्गुमेंट के साथ में घुमा फिरा के बोल दिया. अब यहाँ पे एक बार बोला गया है गॉड इज ग्रेट बिकॉज ही डज ग्रेट थिंग. गॉड ग्रेट है बिकॉज ही डज ग्रेट थिंग. बार बार एक ही चीज को बिगिनिंग द क्वेश्चन बार बार हम क्वेश्चन पर ही आ जा रहे हैं तो ये पॉलिसी होती है प्रिटिशियो प्रिंसिपी. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. Which statutory body of a university has the power to accord formal approval to the program and courses of study? फॉर्मल अप्रूवल प्रोवाइड करती है स्टेटरी बॉडी. कौन सी स्टेटरी बॉडी है जो यूनिवर्सिटीज को इंस्टीट्यूशंस को फॉर्मल अप्रूवल प्रोवाइड करती है प्रोग्राम एंड द कोर्स ऑफ स्टडीज? तो प्रोग्राम एंड कोर्स से रिलेटेड फॉर्मल अप्रूवल प्रोवाइड करती है एकेडमिक काउंसिल. बोर्ड ऑफ स्टडी. बोर्ड ऑफ स्टडीज का जो वर्क होता है वो करिकुलम बनाना, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, करिकुलम रिलेटेड, तो यूनिवर्सिटी रिलेटेड रेगुलेशंस एंड रूल्स को और मैनेजमेंट मैनेज करती है बोर्ड ऑफ स्टडीज. तो आंसर जो होगा अप्रूवल कोर्स एंड स्टडीज को अप्रूवल करेगी एकेडमिक काउंसिल. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. द एजुकेशन इम्पोर्टेड through institution of higher learning in such as Sanskrit Vidyapeeth is an example of.
तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड संस्कृत विद्यापीठ जो है वो किस टाइप की इंस्टीट्यूशन है? नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम, वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम, प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। सो फ्रेंड्स, ये जो संस्कृत विद्यापीठ है ये ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम से रिलेटेड है। ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम से मीनिंग है जहां पर कल्चर से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, या आर्कियोलॉजी से रिलेटेड प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज हिस्ट्री से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो हिस्ट्री से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो होता है ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम। लैंग्वेज, कल्चर, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री से रिलेटेड हायर एजुकेशन जो है एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं, उनको बोलते हैं हम ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स। तो संस्कृत विद्यापीठ जो है वो ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम है जो कि तिरुपति में है। तिरुपति में है। 1961 में ये स्टैब्लिश हुआ था। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में है संस्कृत विद्यापीठ, जो कि कल्चर से रिलेटेड, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड, हिस्ट्री और लैंग्वेज से रिलेटेड जो है एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी इम्प्रूव बाय ऑप्शन नंबर ए आस्किंग जनरल क्वेश्चन, एक्सपोजर टू न्यू टेक्नोलॉजी, fostering critical thinking, discriminant use of vocabulary, and the limited listening। फ्रेंड्स, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं जहां पर भी नेगेटिव या फिर जबरदस्ती वाले ऑप्शन होते हैं उसको हम एलिमिनेट कर दो। लिमिटेड लिसनिंग नहीं होगा, तो लिमिटेड लिसनिंग इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में, तो ये जो है वो कट हो गए। अब हमारे पास बचा कितना? ऑप्शन नंबर वन एंड द टू। आस्किंग जनरल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कम्युनिकेशन स्किल ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी इम्प्रूव। कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स की? जनरल क्वेश्चन पूछ के हम उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते। एक्सपोजर टू न्यू टेक्नोलॉजी के एक्सपोजर से स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होगी। फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, जब स्टूडेंट्स अपना माइंड लगाता है। डिस्क्रिमिनेंट यूज ऑफ, बहुत ज्यादा वोकैबुलरी का यूज करके हम उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेंट यूज ऑफ द, तो शब्दावली का भेदभावपूर्ण उपयोग जो है वो सीमित, भेदभावपूर्ण उपयोग, तो दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट यूज ऑफ द वोकैबुलरी। सो बी सी ई डी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज? आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज पूछी गई है। तो फंडामेंटल ड्यूटी होती है रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। देन फॉर अ parent to provide opportunities for education his or her child, yes, his or her child को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना। एजुकेशन भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स एंड द प्लेस ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस, ये भी हमारे राइट्स है, बट फंडामेंटल ड्यूटीज आपसे पूछी गई है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following methods is used in empirical researches? So empirical research जो है आपसे पूछा गया है। empirical research का मीन्स, empirical का मीन्स होता है प्रैक्टिकल, एक्सपीरियंस। तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो मेथड होती है जिसे हम खुद रिसर्च करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से रिसर्च स्टार्ट करते हैं, वो मेथड होती है रिसर्च की साइंटिफिक मेथड, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल, एम्पिरिकल, प्रैक्टिकल चीजों को जो है डिस्कवर करते हैं, इन्वेंट करते हैं, एक्सपीरियंस करके जो है डेटा को फाइंड आउट करते हैं, वो मेथड होती है साइंटिफिक मेथड। सो ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर। तो मैं आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
एंड फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, 8 PM पे मैं आपको लाइव क्विजेस प्रोवाइड करती हूँ। एंड फ्रेंड्स, मैंने जो क्वेश्चन आपको पोस्ट किए थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। When research study is conducted to know about an unknown area and collect information, it is called. So friends, बहुत सारे स्टूडेंट्स का 86% स्टूडेंट का आंसर जो है वो राइट है। इसका आंसर होगा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, की जो अननोन एरिया से रिलेटेड हम जो डेटा को कलेक्ट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, वो होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका था पायलट स्टडी। पायलट स्टडी जो है वो फिजिबिलिटी रिसर्च है। पायलट स्टडी में टेस्ट करके देखते हैं, हम जस्ट ओवरव्यू लेते हैं, तो टेस्ट करके देखते हैं, तो वो अननोन एरिया नहीं होता, बिकॉज हम उस एरिया को जानने की कोशिश करते हैं। अर्पित कोर्सेज एज ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्सेज आर ऑफर्ड ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, अर्पित कोर्सेज जो है वो ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्सेज है जो स्वयं ऑफर्ड करता है, तो इसका होगा नेशनल रिसोर्स सेंटर इन डिफरेंट डिसिप्लिन। A destructive component program that headquarters as a useful application is called। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होना चाहिए था, जो कंप्यूटर को डिस्ट्रक्ट करता है वो वॉर्म होता है। इसका आंसर जो होगा वो वॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स रिप्लेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन आफ्टर देयर फेस आउट ड्यू टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो फ्रेंड्स, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट किया गया था ड्यू टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हाइड्रोक्लोरोकार्बन जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन वाज सेट अप स्टेटरी बॉडी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में AICT को स्टेटरी बॉडी जो है बनाया गया था, वो 1987 में बनाया गया था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो आंसर है वो राइट है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चन के आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैव अ नाइस डे। टेक